नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट नंबर 8 में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले 7 टेस्ट आप लोग को कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बीपीएससी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से भारत में उच्च पुरापसार स्थानों में से कौन सा उस राज्य के साथ गलत तरीके से मेल खाता है जिसमें स्थित है। दोस्तों, आप लोग को दो चीज़ दिख रहा होगा, एक स्थान का नाम और दूसरा राज्य का नाम। भीमबेटका मध्य प्रदेश, बेतमछेरला आंध्र प्रदेश, इनाम गांव महाराष्ट्र, सिंहभूमि हिमाचल प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूमि। याद रखिएगा, सिंहभूमि कहाँ है? झारखंड में है। इतना आप लोग को याद रखना है। अब आइए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं स्थल और उनके राज्य। जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश, हथनौरा मध्य प्रदेश, बेतमछेरला आंध्र प्रदेश, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। गिचलूर आंध्र प्रदेश में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। नेवादा महाराष्ट्र। सिंहभूमि, जो कि इसका राइट आंसर हुआ था, झारखंड में है। अतिरापक्कम तमिलनाडु। कोर्तलायार घाटी तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, अतिरापक्कम और कोर्तलायार घाटी। याद रखिएगा, दोनों तमिलनाडु में स्थित है। डिडवाना, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये आप लोग को याद रखना है इतना। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, सूची 1 में दिया गया है प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम, और सूची 2 में है उनके उपनाम। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, इनको प्यार से बोला जाता था सैंड्रोकॉट्स, ये आप लोग याद रखिएगा। चाणक्य को प्यार से विष्णुगुप्त बोला जाता था, और अशोक को प्यार से देव नाम प्रिय बोला जाता था। बिंदुसार को अमित्र घाट बोला जाता था, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आप लोग को याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म सबसे पहले भारत के बाहर फैला था? अशोक, महिंदा, बृहद्रथ, कनिष्क। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी फैला था। अशोक के शासनकाल में, ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा समर्थक था। कलिंग युद्ध में उनके द्वारा किए गए रक्तपात और पीड़ा को देखने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद। अशोक के शासनकाल में पहली बार बौद्ध धर्म भारत के बाहर फैला था। उन्होंने अपने बेटे महिंदा और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए सिलोन, जो कि वर्तमान में श्रीलंका में पड़ता है, वहाँ भेजा था अशोक ने। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विवार्षिक विधायिका की शुरुआत की थी? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। याद रखिएगा, द्विवार्षिक विधायिका की बात की गई है, जिसकी शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विवार्षिक विधायिका की शुरुआत की थी, आप लोग याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी बनता है कि किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने प्रदान किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रदान किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। रूस का कुजनेत्स्क बेसिन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कच्चा लोहा, हीरा, पेट्रोलियम,
कोयला, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों बात हो रही है रूस का कुजनेत्स्क बेसिन का, तो याद रखिएगा कोयला, यहाँ कोयला की खदानें काफ़ी प्रसिद्ध रूप से पाई जाती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो रूस की दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया में कुजनेत्स्क बेसिन, जो कि रूस में पड़ता है, के सबसे बड़े कोयला खनन क्षेत्रों में से एक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो कुजनेत्स्क है यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, जो कि रूस में पड़ता है, इतना आप लोग को याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मलक्का जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य, डेनमार्क बेरिंग जल डमरू मध्य। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपके ऑप्शन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मलक्का जल डमरू मध्य, जो कि दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है, मलक्का जल डमरू मध्य, याद रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। मलक्का जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगर महासागर की बात किया जाए तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, और सागर की बात किया जाए तो अंडमान सागर और चीन सागर को मलक्का जल डमरू मध्य जोड़ने का काम करता है। यह 800 किलोमीटर में फैला हुआ है और यह दुनिया में सबसे लंबा जल डमरू मध्य, ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी लंबाई भी आपको याद रखना है, 800 किलोमीटर। आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ है मलक्का स्ट्रेट। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न को। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका, मेडागास्कर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर, याद रखिएगा। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। अब आइए बात करते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। मेडागास्कर यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 22658 वर्ग मील है। यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। ये भी आपको याद रखना है कि मेडागास्कर दुनिया में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। अब आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? मतलब दोस्तों ये बताना है कि प्रस्तावना में क्या नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता। याद रखिएगा ये प्रस्तावना में नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। आर्थिक स्वतंत्रता को भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के माध्यम से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जो कि उल्लंघन के मामले में कानून की अदालत में लागू होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया था और 3 नए शब्द जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और दूसरों का प्रभुत्व नहीं है। ये आप लोग याद रखिएगा। बार बार संप्रभुता का अर्थ भी पूछता है एग्जाम में, और ये 3 शब्द आप लोग को याद रखना है: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में प्रस्तावना में किया गया था, इसके तहत जोड़ा गया था। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तनाव की एसआई इकाई क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तनाव को हम लोग दाब भी बोलते हैं, कहीं भी कभी दाब भी दिखेगा तो आप लोग घबराना नहीं है। तो जूल, पास्कल, न्यूटन, वाट, इसमें से क्या इसका राइट आंसर है, आप लोग बता सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पास्कल। याद रखिएगा पास्कल जो है तनाव का एसआई मात्रक है। जूल, न्यूटन और वाट आइए देख लेते हैं। जूल जो है ऊर्जा का होता है, ये आप लोग को याद होगा। न्यूटन बल का होता है और वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। इतना आप लोग को याद रखना है और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। वृत्ताकार पथ पर घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? एक वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल घूम रही है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा शून्य। यहाँ कोई कार्य नहीं हो पाता है। जब एक वृत्ताकार
पथ पर कोई वस्तु चक्कर लगाए तो ये आप लोग याद रखिएगा, कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोग को पता होगा कि जब एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल वह बल है जिसकी आवश्यकता एक निकाय को एक वृत्ताकार पथ में एक समान गति के साथ घूमने के लिए होती है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ कार्य क्या होगा, शून्य होगा जब भी एक वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। तो अब आइए देख लेते हैं पिछले टेस्ट का प्रश्न। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019। अब आइए देखते हैं आज का प्रश्न। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? मतलब इसमें कौन सा ऐसा विधि है जिसके द्वारा रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन, आंशिक आसवन या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन, आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए और उत्तर दे दीजिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों स्टडी ग्रुप में। थैंक यू, बाय।